एवरीवन, वेलकम टू जेडी क्लासेस। आज हम डू BHU 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं। जो भी बच्चे मेरे साथ IIT जैम DU है BHU के लिए भी कोई भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो परफेक्ट है। हम जितने भी सैम्पल पेपर्स होंगे या प्रीवियस ईयर पेपर के होंगे, चाहे वो DU के हो चाहे वो BHU के हो, उसको कंटिन्यूसली करते रहेंगे, जिससे हम आप प्रैक्टिस तो आप कर रहे हो, आप अपनी स्टडी कर रहे हो, हमारे पास एक हैबिचुअल बन जाएगा कि आप क्वेश्चन को कैसे करना चाहोगे। क्वेश्चन बोलता है डी और एल बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज इंडिकेट। आप जो ग्लूकोज के नाम लिखते हैं, जैसे अगर हम डी ग्लूकोज लिखते हैं तो ये इंडिकेट क्या करता है, ये पूछ रहा है। तो अगर पहली बात तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे CHO ग्रुप और आपका यहाँ पे OH है, यहाँ पे H, यहाँ H, यहाँ OH आ जाता है। आगे फर्दर चलता है, यहाँ पे 6 कार्बन की चेन का ग्लूकोज बनता है। तो ये डी और एल इंडिकेट क्या करते हैं, तो हम एक हिंट बना लेते हैं कि राइट साइड में अगर OH लगा होगा तो वो डेक्स्ट्रो होएगा, और लेफ्ट साइड में OH होगा तो वो लीव होएगा, या फिर राइट साइड में OH है तो वो पॉजिटिव हो गया। तो ये तो एक हम हिंट बना रहे हैं या फिर एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बट यहाँ बोल रहे हैं कि वो इंडिकेट क्या करता है। तो 3 ऑप्शन देखोगे आप BCD, उसमें आपको कुछ भी एक लॉजिक नहीं मिलता है, मतलब लॉजिक इन द सेंस कि वो चीज़ नहीं है, लेकिन एक ए ऑप्शन में प्रॉपर इंडिकेट कर रहा है कि इट मीन्स कि रोटेशन ऑफ पोलराइजेशन लाइट, कि वो डेक्स्ट्रो में कर रहा है या लीवो में कर रहा है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया है वो क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट होएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, म्यूटर रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज करेक्टराइज्ड बाय। पहले म्यूटर रोटेशन होता क्या है, कोई भी ग्लूकोज की फॉर्म हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, मैनेज हो, डेक्स्ट्रो हो, लीवो की फॉर्म में हो, डेक्स्ट्रो की फॉर्म में हो, अगर आपने उसको वाटर में रखा हुआ तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। दैट मीन्स 53 डिग्री रोटेशन करता है, डेक्स्ट्रो से लीवो में आ जाता है। अगर एक्सेस डेक्स्ट्रो है तो वो लीवो में चला जाएगा, लीवो में किस में चला जाएगा, डेक्स्ट्रो में चला जाएगा, बट इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे वो दोनों। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज ही हो। तो फर्स्ट ऑप्शन बोला है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज, मैंने अभी बोला जरूरी नहीं है ग्लूकोज फ्रक्टोज हो। चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अभी फर्स्ट पार्ट में बताया पॉजिटिव मतलब डेक्स्ट्रो, नेगेटिव मतलब लीवो। तो डेक्स्ट्रो से लीवो मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 एंड C3 एटम्स। आपको स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बनाता हूँ। ये क्वेश्चन आपका स्टीरियो केमिस्ट्री से लिया हुआ है और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको C2 एंड C3 एटम्स जो है उनकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो अगर इसको स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, वो आपका S कहलाएगा, और अगर क्लॉकवाइज में जा रहा है R। लेकिन ये भी मतलब हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तक भी निकाल लेते हैं। गलती कहाँ जाती है, हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो एटम है वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है। ऐसे टाइप में अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो आपका जो भी आंसर आएगा ना, चले मान लो S आया है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा R में, उल्टा कर देना है। क्यों, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑलवेज ऑन द वर्टिकल डायरेक्शन या वर्टिकल लाइन, वो वहां पे तो नहीं है। इसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, जो हम अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, जो आपका हाईएस्ट एटॉमिक मास जो आपका अटेन करता होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आएगा, नाइट्रोजन, आपने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, देन कार्बन, देन दिस C3 कार्बन। अगर आप इसकी रोटेशन को देखोगे तो ये क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। आना तो इसको क्या चाहिए था S, लेकिन आ क्या रहा है, ये आ रहा है आपका R। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन तो हॉरिजॉन्टल पे है, होना चाहिए से वर्टिकल पे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी इसी तरीके से यहाँ पे 1 दोगे, इधर 2, ये 3, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, S ना होके ये R बन जाएगा। आपका ऑप्शन के अंदर दिया हुआ ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं कि E और Z पूछा हुआ है, सारे ऑप्शन देखना, Z Z E। अब ये E और Z क्या होता है, इट इज बेसिकली टाइप ऑफ सिंस और ट्रांस आइसोमर्स, जैसे हम बोलते हैं, आइसोमर्स तो नहीं, यहाँ पे फॉर्मेशन बोल दूं। देखो अगर मैंने मान लो एक आपको फॉर्म दी है, ठीक है, ये ABCD, इस E और Z निकालना है तो इस वाले पार्ट को आप भूल जाओ, यहाँ भूल गए, और आपने इनको देखा, मान लो यहाँ हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप A है, और अब इसको भूल जाओ, यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे C है। तो देखो दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में, ऊपर की साइड। तो जब भी व्हेनेवर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द सेम साइड, आपका जो क्या कहलाएगा, कंफर्मेशन Z कहलाएगा। इसी तरीके से अगर ये C ना हो कि ये D आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता, तो ये आपके अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपका E कॉन्फ़िगरेशन।
समझ में आया? तो अब एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ, इधर इसको भूल जाना है। ये देखो, ये कार्बन है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो सेम साइड में है। ये आपका जेड आइसोमर हो गया। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है। और ये कार्बन है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी। अब ये भी यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन यहाँ दो कार्बन है, हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, तो 1 एंड 2। अब देखो, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड है, तो ये क्या कहलाएगा, ई। कौन सा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट मीन जेड और ई वाली फॉर्म। नेक्स्ट बोलता है कंपाउंड्स 1 एंड 2। आपको मैं कंपाउंड्स बना के देता हूँ। इसके बारे में बात हो रही है। ये अब है क्या, मतलब क्या करना है, ऑप्शन देखने से पता चल जाता है, या तो इनांशियोमर्स पूछ रहा है, डाइस्टियोमर्स पूछ रहा है, या फिर मीजो कंपाउंड या आइडेंटिकल पूछता है। आइडेंटिकल तो बिल्कुल उसके जैसा होगा। अब सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस पता है आपको, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होंगी वही क्या कहलाएंगे, आपके इनांशियोमर्स कहलाएंगे। चलो करके देखते हैं इनको सोल्व। पहली बात, आपने एक मिरर इमेज लगा दी, आपने यहाँ पर इसको उठाया और अपोजिट करा, तो ये मिरर इमेज बनी। अब आपने इसको उठाया, आप उसके ऊपर रख के देखते हो क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। इस साइड में ओवेज थे, अब लेफ्ट साइड में हो गए, इसका मतलब ये कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। और वो कौन होते हैं, इनांशियोमर्स। आपका ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्यूनोलिन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्यूनोलिन बना देता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या उसके ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर उसके साथ मैंने KMnO4 डाल दिया, उसकी ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ, तो उस बेंजीन या फिर जो मेन रिंग है उसके साथ कोई भी रिंग लगी हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाओ, कोई भी आपका अल्काइल ग्रुप लगाओ, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से ये आपकी मेन रिंग है क्यूनोलिन की, और जिस कार्बन से वो जुड़ी हुई है वहां पे क्या आ जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मैं इसको KMnO4 के साथ कराऊं, तो ये आपकी मेन रिंग कहलाई, और यहाँ क्या आ गया, जो भी COH। अगर मैं अब इसका डी कार्बोक्सिलेशन कराता हूँ, मतलब CO2 को रिमूव कराता हूँ, तो यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगी, और यहाँ हाइड्रोजन। इसी तरीके से नेक्स्ट फर्दर CO2 रिमूव कराऊंगा, तो आपका ये भी हो जाएगा, आपको सिर्फ आपको क्या मिल जाएगा, पिरिडीन मिल जाएगा। तो अब इसके आगे मैं फर्दर पूछा नहीं, बस इतना सा पूछा था। अब ये बना क्या है, दिस इज योर पिरिडीन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, पिरिडीन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक। ठीक है भाई, अभी आपको ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक चीज आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कौन कौन से आपको क्वेश्चन बोले हुए हैं, पहले आपको दिया है फिनोल, उसके बाद क्रिसोल, देन टोल्यूइन। सबसे ज्यादा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो रहा है, फर्स्ट पार्ट, ये आपका फर्स्ट हो गया, दैट इज योर सेकंड, एंड ये थर्ड हो गया। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो सबसे ज्यादा एक्सटेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें हो रही है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट मीन्स फर्स्ट में सबसे ज्यादा, देन सेकंड में और थर्ड में सबसे
लीस्ट है। आपका ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच कंपाउंड अंडरगोज हेलोफॉर्म रिएक्शन? जब भी हम हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ते हैं मतलब या फिर दिमाग में आते हैं तो सबसे पहले एक आता है RCOCH3। ट्वेल्थ क्लास में ऑर्गेनिक एनसीईआरटी बुक में लेफ्ट साइड में आपको कीटोन टेस्ट भी इसको माना जाता है, जिसमें आपको NaOI के साथ रिएक्ट करते हैं उसमें। तो वहां कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। अगर मैं सिर्फ कार्बोनिल या हेलोफॉर्म टेस्ट बोला है ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन में अगर मैं सिर्फ कार्बोनिल के लिए बात करूं तो आपका होना चाहिए RCOCH3। लेकिन अगर मैं अल्कोहल के लिए बात करूं, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस दिए सारे अल्कोहल के लिए है, वहां पे होना चाहिए RCOHCH3। खत्म। बेसिकली इस तरीका होना चाहिए। आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, देखो CHOHCH3, यहाँ पे OH आएगा, यही आपको दिया है यहाँ पर। और ये तो आपका अल्काइल ग्रुप है, तो आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी मोस्ट एसिडिक टू लीस्ट एसिडिक? आपको क्वेश्चन आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं, मतलब जो मैं अपनाता हूँ वो क्या है, जो आप नॉर्मल अपने दिमाग से लगाते हो कि ये तो एक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर मैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन लगा दूं तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी इजीली खींचेगा, मतलब हाइड्रोजन को जाने देगा, भाई तो जा, तेरा कोई काम तो है नहीं यहाँ पे। दूसरा कौन सा ऑप्शन होता है कि यहाँ से आप हाइड्रोजन ही हटा दो। जब आप हाइड्रोजन हटाओगे यहाँ पे आपका एनाइन नेगेटिव चार्ज आएंगे, तो जो जिस पे ये नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज है, इसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली कौन खींच सकता है? ये क्लोरीन खींच सकता है, तो थर्ड सबसे ज्यादा है एसिडिक फर्स्ट। उसके बाद अगर ये ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो ऑक्सीजन के पास तो पहले से ही लोन पेयर है, इसको तो कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा कोई यहाँ पे और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं। अगर यहाँ चाहिए भी होगा तो ये पहले दे देगा ना, तो इसके कंपेयर में ये एसिडिक है, इन दोनों के कंपेयर में आपका ये एसिडिक है। तो थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दें, हाइड्रोकार्बन C6H12 ऑन ओजोन लिसिस गिव्स वन प्रोडक्ट विच डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में एक हिंट दी हुई है, गिव्स वन प्रोडक्ट। जब भी आप ओजोनोलिसिस कराते हो मैक्सिमम 2 प्रोडक्ट्स तो बनते ही बनते हैं, 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक जैसे भी बन सकते हैं, इसलिए उसको वन प्रोडक्ट बोल दिया गया। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस में इसमें कुछ सारे करा के देखो। फर्स्ट बोला हुआ है 2 हेक्सीन, ठीक है, 2 हेक्सीन में जब आप ओजोनोलिसिस कराते हो यहाँ, तो देखना पूरा नहीं करूंगा, एक ये पार्ट मिलेगा आपको आंसर और एक ये, तो डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 3 हेक्सीन के बारे में बात करूं, ठीक है, ये इसकी ओजोनोलिसिस कराओगे तो देखो सेम पार्ट सेम ही मिल रहा है, इधर से भी 3 कार्बन का और इधर से भी 3 कार्बन का। दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा? प्रोपेनल मिलेगा ना, तो प्रोपेनल मिल रहा है। नेक्स्ट, प्रोपेनल देने की वजह से गिव्स वन प्रोडक्ट, और आपका सिल्वर मिरर टेस्ट तो दे ही नहीं रहा है। ठीक है, खत्म बात। आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता था मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन SnP। सबसे इजी क्वेश्चन, BSc में तो नहीं करा तो फिर कुछ नहीं कह सकते। फॉर एस एल की वैल्यू 0, एल का जब मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है? एल प्लस में 1 एच बाय में 2 पाई। तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? आंसर यहाँ 0 आएगा। फॉर पी के लिए बात करूँ, पी की वैल्यू एल की वैल्यू 1, तो 1 प्लस में 1 एच बाय में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 एच बाय में 2 पाई।
ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका? ऑप्शन ए करेक्ट है, 0 एंड h/2 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देखो अभी तक आपके आई थिंक थर्ड क्वेश्चन है जो आपका केमिकल बॉन्डिंग से ही पूछ लिया गया है। तो डी और BHU में अगर मैं देखूं तो केमिकल बॉन्डिंग को थोड़ा सही मार्जिन दिया गया। फर्स्ट BF4 नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। आपने BF3 का स्ट्रक्चर तो पढ़ा है। अब बोरोन के पास और बनाने के लिए वो भी नहीं होते कि इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड हो, तो क्या होता है यहाँ पर इसने वैकेंट बोला मैंने, सॉरी, एक अलग से इलेक्ट्रॉन लिया बाहर से और ये क्या बना लेता है, फ्लोरीन के साथ टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बना लेता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा लेकिन और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। SF4 अभी बताया मैंने आपको, दूसरा HCF4 ऑक्टाहेड्रल एंड ClF4 नेगेटिव भी ऑक्टाहेड्रल। ये कैसे होता है? देखो क्लोरीन जो होता है वो फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बना लिए, ठीक है, और याद रखना यहाँ, अब देखो यहाँ एक अकेला इलेक्ट्रॉन बच जाता है, बट यहाँ कौन की बात हो रही है, ClF4 नेगेटिव के बारे में बात है, तो एक और इलेक्ट्रॉन आया और ये बन गया। अभी आपका कौन सा बना है? ऑक्टाहेड्रल की शेप, ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी फॉर द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स देखो क्या दिया हुआ है, अब पहले तो इधर देखो, आइसोमर्स तो चलो किसी तरीके से आप बना लेते हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे बनाते हैं? तो ये आपको सब स्टीरियो केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सब लगभग मैच है, एक दूसरे से लिंक करते हैं। इनांशियोमर्स जो हो गए, अगर जो कोई इनांशियोमर होगा तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब कोई लाइट को पोलराइज करना, और वो वही दिखा सकता है जो आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल इनांशियोमर्स हो, ठीक है। इनांशियोमर्स एज वेल एज कायरल कंपाउंड, कायरल कंपाउंड ये आपका क्या दिखाएगा? पोलराइजेबिलिटी दिखाएगा। तो यहाँ से ये पता चल गया, अगर मैं इसका कोई भी एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, मुझे अभी नहीं, मैं आइसोमर्स की बात नहीं कर रहा, देखो अब मैं इसकी अगर मिरर इमेज बनाता हूँ तो नॉन सुपर इम्पोसिबल बनेगी, दैट मीन्स ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके आइसोमर्स की। पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पर ये डिफरेंट लिगेंड्स एक साथ है और ये NH3 सेम एक साथ है, अब जरूरी नहीं कि सेम लिगेंड्स ही अगर एक साथ ही होंगे, एक साइड होंगे तो उनको सिस बोलेंगे। अब देखो ये NH3 साथ है, इनके कंपेयर में दोनों डिफरेंट एक ही डायरेक्शन में, एक ही साइड में है, तो ये क्या आएगा? एक सिस फॉर्म। लेकिन मैंने अभी NO2 के फॉर्म में बताया, अब ये नहीं, NO2ONO की फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा वो किस तरह का बनेगा? ठीक है भाई, ये भी सिर्फ, अब अगर ये NO2 को मैं ट्रांस बनाने की, मतलब ये इनको ट्रांस की फॉर्म में ले तो जो ये Cl, यहाँ NO2, ये यहाँ पे भी सेम NH3 दैट इज योर ट्रांस। बच्चे इसको NH3 समझ लेते हैं क्योंकि दोनों साइड NH3 आ जाता है, गलत हो जाता है। अब ये NO2 की फॉर्म में ना हो के ONO की फॉर्म में अगर जुड़े तो ठीक है, ये आपका होगा ट्रांसफॉर्म। ये आपने अभी तक 4 आइसोमर्स पढ़े, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब पढ़ते हैं ऑप्टिकल की, भाई इनकी मिरर इमेज बनाओ। इन सिस की जो है, ये जो आपके आप NO2 और ONO के साथ जो जुड़े, इन्हीं की आपकी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, ट्रांस के बन ही नहीं सकते। आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो देखो यहाँ पर सब कुछ सेम है, इसको पलट दो, मिरर इमेज तो बन ही नहीं रही, तो यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। इसकी मिरर इमेज बनाता हूँ यहाँ पे मैं NH3 को अटैच नहीं कर रहा, मतलब नहीं लिख रहा हूँ, समझाने के लिए सिर्फ सोच लेना, वहां पे जो नहीं लिखा हुआ NH3 है। इसी तरीके से अगर ONO के लिए जुड़ा हो, वो NH3,
ठीक है, ये आपका मिरर इमेज बना। अब जरूरी नहीं है, ये होता नहीं है कि दोनों फॉर्म मिले, इनमें से कोई एक फॉर्म मिलती है। गलती कहाँ करते हो, क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ के 1 2 3 4 5 8 आपको ऑप्शन में दे देगा, लेकिन ये गलत हो जाता है। ठीक है, करना क्या है, इनमें से एक फॉर्म मिलेगी, इन दोनों में से मानी एक जाती है। तो आइसोमर्स कितने बने, 1 2 3 4 और 5 6। समझ में आया भाई? कहने का क्या मतलब है, टोटल आइसोमर्स जो हुए आपके वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स का हाफ कर दो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4 बने, ऑप्टिकल आइसोमर्स 4 बने थे, हाफ कर दूंगा, आंसर आ गया आपका 6। ऑप्शन कौन सा है, बी और सी में 6 दिया हुआ है और ऑप्टिकल एक्टिव निकला था, दैट मीन्स बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ बॉन्ड एंगल BF3 NF3 NH3 एंड PH3। जब भी PH3 आ जाता ना मेरा दिल बागबान हो जाता भाई। क्यों? क्योंकि यही होता था जो मेरा क्वेश्चन गलत कराता था, और यही है जो मुझे क्वेश्चन से गलत होने से बचा लेता है। PH3 इज योर ड्रैगोस कंपाउंड, जो मैं हमेशा भूलता था, शायद आप में से भी कुछ लोग भूलते होंगे। ड्रैगोस कंपाउंड का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है आपका 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। अब बाकी बचे ये BF3 का आपको पता है 120 डिग्री। ठीक है, अब मैं बॉन्ड एंगल जनरली बात करूं, उसका रिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब यहां से मुझे ये तो पता चल गया कि हाईएस्ट तो BF3 का आना ही है बॉन्ड एंगल। अब सबसे लीस्ट PH3 का आएगा। NF3 और NH3 में से नाइट्रोजन फ्लोरीन वाला जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा NH3 के कंपेयर में, तो NH3 पहले आएगा, देन NF3 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी को ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है AgCl इज कलरलेस बट AgI इज कलर्ड। अब ये क्या है? ये भी आपका एक तरीके से केमिकल बॉन्डिंग है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। यहाँ पर देखा जाता है आयनिक करेक्टर या कोवलेंट करेक्टर, जो जितनी जल्दी इजीली या जो इजीली पोलराइज्ड हो जाएगा वो कलर्ड फॉर्म में होगा या वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स दिखाएगा, लेकिन जो आपका पोलराइज नहीं होगा वो आपका कलरलेस होगा। अब इजीली पोलराइज्ड वही हो सकता है जिसके क्या कैटायन और एनायन के स्ट्रक्चरल क्लाउड, या एनायन का क्लाउड डिफरेंस हो या कैटायन का क्लाउड डिफरेंस हो। क्या कह रहा हूँ देखो, यहाँ अगर मैं AgCl के लिए बात करूं और यहाँ AgI के लिए मैं बात करूं, दोनों में कैटायन साइज जो क्लाउड है वो तो सेम है। यहाँ क्लोरीन का मान लो ये और आयोडीन का साइज ज्यादा है, तो देखने से पता चल रहा है कि इजीली पोलराइज्ड कौन हो सकता है, मतलब इजीली प्लस और नेगेटिव कौन बन सकते हैं, AgI वाला। इसीलिए ये आपका कलर्ड फॉर्म होएगा, ऑप्शन ये है। अब ऑप्शन आपको कैसे कंफ्यूज करते हैं ये देखो। ऑप्शन बोलता है देयर इज अ DD ट्रांजिशन इन AgI बट नॉट इन AgCl। कोई मतलब ही नहीं बनता। DD ट्रांजिशन टेक प्लेस इन बोथ AgCl एब्जॉर्ब। अब ये ऑप्शन लगता है कि हाँ लाइट का आ गया, विजिबल में दिख जाएगा और यूवी में नहीं दिखा, गलत है ये ऑप्शन। सी ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन AgI इज पोलराइज्ड ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ AgI नेगेटिव। ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपेयर दो स्ट्रक्चर आपको दी, मतलब दो आपको कंपाउंड दिए हुए हैं। मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाता हूं। नाइट्रोजन के ऊपर आपका एक लोन पेयर, यहां पर भी। अब जब भी ये कार्बन सिलिकॉन का रिलेशन आता है ना, मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा क्लिक होती है कि कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, सिलिकॉन के पास है। ठीक है, इससे क्या होगा, अब ये जो लोन पेयर्स है ये बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं सिलिकॉन के पास, क्योंकि सिलिकॉन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, बट कार्बन के साथ नहीं हो सकता। अब बैक पाई बॉन्डिंग की वजह से होता क्या है कि ये जो प्लेनर वो ट्राइगनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है उसका क्या हो जाता है, वो प्लेनर बन जाता है।
अब मान लो ये बैक बॉन्डिंग हुआ तो ये सिलिकॉन तो ऊपर चला गया, तो इसने तो ये फॉर्म ले ली क्योंकि सिलिकॉन ऊपर चला गया। अब इसी की वजह से क्या होता है, ये तो आपका बन जाता है ट्रायगोनल पिरामिडल, और ये होता है ट्रायगोनल प्लैनर, दैट इज अ पिरामिडल। ऑप्शन में देखते हैं, बोथ है पिरामिडल स्ट्रक्चर, न कतई नहीं। और CH3N इज पिरामिडल वाइल CH3 का ऑल्ट्राइज N इज प्लेनर, इसी के बारे में अभी बात कर रही है। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका प्लेनर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड P इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑप्शन देखते ही आधे तो घबरा जाते हैं कि हाइपोफॉस्फोरिक, हाइपोर्थोफॉस्फोरस, ये फॉस्फोरिक। अरे माना कि तुम 12th में रटकर चले गए थे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सारी ऑक्सो एसिड टेबल्स नहीं लर्न कर सकते। इसका आपको जो शायद अच्छा लगे वो मैंने एक निकाला हुआ है अपने लिए। मान लो H लिखा आपने, P लिखा, O लिखा, यहाँ पर लिख लो 1 1 2 2, फिर 1 and 2। इसी तरीके से यहाँ 3 3 4 4, अगेन 3 एंड सिर्फ 4। यहाँ पे 1 छोड़ दो, 2 3 4 छोड़ दो, 5 6 7 छोड़ दो। अब जो 4 छोड़ा था पहले उसको बोल लिखो, एंड देन 7। अजीब लग रहा होगा कि मैंने पहली बार बोल दिया तो शायद बहुत दिक्कत आ रही होगी, नहीं देखो, हाइड्रोजन के लिए 1 1 2 2 1 2, पी के लिए 3 3 4 4 3 4, ऑक्सीजन के लिए 2 3 4 छोड़ दिया, 5 6। अब जो 4 छोड़ा था उसको ले लिया हमने, और 7 छोड़ा था उसको लास्ट में। ठीक है भाई, समझ में आ गया। नाम सबसे पहले आते हैं फोस्फोरस वाले, फोस्फोरस, देन आता है फोस्फोरिक, पहले आपका आएगा हाइपो, देन ऑर्थो, उसके बाद पायरो, सेम हाइपो ऑर्थो एंड पायरो, हो गया ना। अगर आपसे कोई पूछे हाइपोफॉस्फोरस का फॉर्मूला, भाई H2P4O6, खत्म, आ गया आंसर। यहाँ से अब आप इसका स्ट्रक्चर बना लो, यहाँ पे बेसिसिटी बता दो, ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, तो ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ मैं यहीं पे। वैसे अगर निकालना चाहो तो आपका ऑप्शन यही होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, सी, निकाल के देखना, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एग्जिस्ट इन 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म। इट इज कमर्शियली इंपॉर्टेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ इम्पोर्टेंट एसिड। लास्ट लाइन ने तो पूरी हिंट दे दी कि इंपॉर्टेंट एसिड बनाने के लिए काम आती है ऑक्साइड, कौन सी होती है, SO3। लास्ट याद है, लास्ट सेकंड टू जो रिएक्शन होती थी सल्फ्यूरिक एसिड में, वो SO3 से ही हम यूज करते थे। और जो इसकी 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स के बारे में बात करी गई है वो बेसिकली आपकी गैशियस स्टेट में पाई जाती है, वेपर फॉर्म में पाई जाती है, और आपकी चेन फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसाइडर सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर द करेक्ट स्टेटमेंट। सल्फ्यूरस एसिड दैट मींस H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो या तो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछा गया है, तो ये कैसे पूछते हैं, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएगी दैट मीन्स योर +4, यहाँ पर आएगी +6। मैंने इनको करने का एक तरीका निकाला है, जब आप +4 से +6 जाना हो, +4 से +6 जाना है, देखो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन मतलब उसने डोनेट करे हुए हैं। अब इसने यहाँ से यहाँ आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन उसे लूज करने पड़ेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो इसका जो नेचर है वो कैसा हो गया, वो हो गया रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो खुद कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। +6 से +4 जाना है, मतलब पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब 4 की है, कम हो गई ना, इसमें तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो ये कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है सल्फ्यूरस एसिड इज रिड्यूसिंग इन नेचर वाइल सल्फ्यूरिक इज नॉट। सल्फ्यूरस एसिड इज रिड्यूसिंग इन नेचर वाइल सल्फ्यूरिक इज नॉट। ऑप्शन ए बता दिया उसने, सही। और ऑप्शंस देख लेना, मैच करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन एग्जिबिट हाईएस्ट JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। इसका क्या तात्पर्य है, JTD देता कौन है,
JTD पहली बात तो आपका अनसिमेट्रिकल फॉर्म जो होती है वो देती है, लेट मीन्स टेट्राहेड्रल योर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं देगा, ऑक्टाहेड्रल दे देगा। ऑक्टाहेड्रल के अंदर मैं बात करूं तो उसमें इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, वो पूरा एक टॉपिक बन जाएगा JTD। यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला वो होता है D4 हाई स्पिन, ठीक है, बना के देखते हैं। 1 2 3 हाई स्पिन है। अब मैं बात करूं इसकी T2G 3EG1। पहली बात ये अनसिमेट्रिकल फील्ड है, यहाँ 3 यहाँ 1, JTD होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखता हूँ, D4 लो स्पिन। 1 2 3 4 अनसिमेट्रिकल है भाई, तो T2G4EG0 ये भी JTD शो करेगा। आप कहेंगे भैया ये क्या बात है, दोनों JTD दिखा रहे, बट यहाँ हाईएस्ट की फॉर्म, हाईएस्ट बात करते अभी बताऊंगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है D5 हाई स्पिन। कैसे? 1 2 3 4 5 देखो सिमेट्रिकल है ना, तो ये आपका JTD नहीं देगा। D6 लो स्पिन के बारे में बात कर रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये भी JTD नहीं देगा। अब मैं यहाँ इन दोनों में से हाईएस्ट के लिए बात करूं तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी भी स्प्लिटिंग होगी और यहाँ पर इसकी स्प्लिटिंग होगी। अगर देखूं ये पहले स्प्लिट हुआ, अब ये और स्प्लिट हो गया, तो JTD ज्यादा दिखा रहा है। इसमें सिर्फ नीचे की तरफ स्प्लिटिंग होगी, ऊपर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें ज्यादा स्प्लिटिंग हो रही होगी। पहले जब आपका VBT था, VBT से CFT आया, CFT से ये स्प्लिट हुई थी, उसके बाद जब फर्दर आप इनको स्प्लिट करते हो दैट इज योर JTD, वो JTD का पूरा अलग टॉपिक बन जाता है। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड टर्म फॉर वेनेडियम 3+ आयन। वेनेडियम 3+ आयन, जब आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो आपका 3D1 फॉर्म पाई मिलेगी, ठीक है। की वैल्यू 2 हो चुकी है, यहाँ पर S की वैल्यू +½ होएगी। +½ क्यों होएगी? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कोई भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आप क्या निकालते हो, 2s+1 निकालोगे। 2s+1 निकालने के लिए 1/2 प्लस में 1, आंसर आ गया आपका 2 यहाँ से। उसके बाद J की फॉर्म निकालोगे, J होता है L माइनस में S, L है आपका 2, S है आपका 1/2, आंसर आ गया 3/2। जब भी रिप्रेजेंट करना होती है कोई टर्म तो ऊपर आ जाता है आपका 2s+1 और नीचे आता है J। L की वैल्यू है 2, जब भी L की वैल्यू 2 होती तो क्या होता है D, तो यहाँ पर D 3/2। ऑप्शन देखते हैं D, C और D जो है ऑप्शन, वो उसमें D दोनों D दिया हुआ है, लेकिन C में करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये 2 वाला, तो ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैंडविच कंपाउंड। सैंडविच कंपाउंड के मतलब होता है कि एक सैंडविच की तरह ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड, बीच में आपने जो भी डालना होता है, इसी तरीके से ऊपर लिगेंड होता है, नीचे लिगेंड होता है, बीच में आपका सेंट्रल एटम हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है, और तो हो ही नहीं सकता। ऑर्गेनोमेटेलिक में सबसे पहले मतलब जिसपे मेन मोटिव दिया जाता है वो यही क्वेश्चन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ BF बॉन्ड्स इन BF3। हाँ, ये जो क्वेश्चन है जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो। कुछ आपके स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो आपको मतलब उनके की जो डिफरेंट थोड़ी प्रॉपर्टीज है वो पढ़नी जरूरी है, जिससे आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें गलती करके क्या यहाँ से दिख रहा है भाई प्लानर है, BF3 जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, नहीं sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये कैसे हो गया? फ्लोरीन जो है वो बैक बॉन्डिंग की वजह से बोरन को इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी वजह से वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से जो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 या 1 से कम आना था, अब उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको बोला हुआ है ICl2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है। तो आयोडीन क्लोरीन क्लोरीन डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो एक नेगेटिव आता है उसकी वजह से ये लोन पेयर पूरा होता है। शेप जो यहाँ पर आती है वो होती है लीनियर, लेकिन ज्योमेट्री जो आती है
वो आती है आपकी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। गलती क्या होती है, आपसे पूछा जियोमेट्री जाते हैं, लिख क्या देते हो, लीनियर। ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर करना। जो भी आपके बैचमेट क्लासमेट्स है उनके साथ वीडियो शेयर करो। मेहनत लगती है भाई समझाने में भी एक एक चीज़। अगर आपको समझ में नहीं आया है, किसी चीज़ में इश्यू आती है, कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे बता सकते हो कि भाई ये इशू आ रहा है। ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपके DU के लिए होंगे, BHU के लिए होंगे, जैम तो नेक्स्ट ईयर होएगा, तो उसके लिए भी अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस होगी वो आपको बनाता रहूँगा।